जरा सोच कर देखो, पूरी दुनिया में तुम सिर्फ अकेले इंसान बच जाओ जो कि एक कंगारू के साथ रहता होगा, तो फिर क्या होगा। हमारी आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में उई नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि रॉकेट में बैठकर चांद की तरफ जा रहा था। लेकिन इसी दौरान पाई नाम का एक एस्ट्रॉयड जो कि बहुत ही बड़ा था, वो धरती की तरफ मुड़ जाता है। और यह एस्ट्रॉयड कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि ये तो उस एस्ट्रॉयड से भी ज्यादा बड़ा था जिसने धरती पर से डायनासोर्स को भी खत्म कर दिया था। इससे बचने के लिए इंसानों ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। चांद पर जिस स्पेस स्टेशन में उई जा रहा था, उस स्पेस स्टेशन को भी इसी चक्कर में बनाया गया था। उसके अंदर कई सारे खतरनाक आधुनिक हथियार रखे गए थे, जिसकी मदद से एस्ट्रॉयड को तबाह करके उसके मलबे को चांद की ग्रेविटी की मदद से धरती से दूर खींच लिया जाएगा। 8 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार इंसान इस मिशन में कामयाब हो ही गए। और अपना काम खत्म करने के बाद उई अपने सभी साथियों के साथ वापस धरती पर आने के लिए तैयार था। और वापस आने से पहले उई अपने कमांडर जिंग के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। इसी चीज़ की तैयारी के लिए उसने अपने कमरे में जाके अपने हेडफोन को लगाया और गाना सुनना स्टार्ट कर दिया। एक लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। उसी वक्त जू नाम का एक कमांडर ने घबराते हुए कमांडर जिंग को एक खबर दी। दरअसल एन वक्त पर ही उसके हथियार में कुछ गड़बड़ी हो गई थी और अगले आधे घंटे में पाई एस्ट्रॉयड का सारा मलबा चांद पर गिरने वाला था। यह खबर मिलते ही कमांडर जिंग ने तुरंत ही स्पेस स्टेशन को खाली करने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद सभी लोग पूरी रफ्तार से अपने अपने रॉकेट की तरफ भागने लग गए। लेकिन वहीं यू अभी भी अपना लव लेटर लिखने में लगा हुआ था और अपने कानों में लगे हेडफोन की वजह से उसको वार्निंग का कोई अलार्म सुनाई नहीं दिया। पर कुछ ही मिनटों बाद उसकी नज़र पहले रॉकेट पर पड़ी, जिसको देखते ही वह पूरी रफ्तार से स्टेशन की तरफ भागा। और रॉकेट मौजूद थे, जिसे देखकर उई को थोड़ी तसल्ली महसूस हुई। पर तभी अचानक से 5 रॉकेट एक साथ ही उड़ गए, जिसके पास उई के पास सिर्फ एक आखिरी रॉकेट बचा हुआ था। उसने अपनी टीम के साथ संपर्क करने की कई बार नाकामयाब कोशिश की, लेकिन फिर कोई दूसरा चारा न देखते हुए रोवर को पूरी रफ्तार से भगाया। पर तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आया और उसका रोवर सीधा उस गड्ढे में जाकर गिर गया। जब तक वह उस गड्ढे से बाहर वापस आ पाता, तब तक आखिरी रॉकेट भी उड़ गया। और अब तक उस जगह पर एस्ट्रॉयड का मलबा गिरना शुरू हो गया, जिससे बचने के लिए उई ने एक दूसरे गड्ढे में छिपने का सोचा। तभी मलबे का कुछ हिस्सा सीधा उस गड्ढे में जाकर गिर गया, जिसके चलते उई थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। पर जब उससे वापस होश आया तो उसका मानना था कि धरती से उसे ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। पर तभी एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड सीधा धरती पर जाकर टकरा गया, जिस वजह से पूरी धरती तबाह हो गई। अगले 6 महीने तक उई लगातार धरती से संपर्क करने की कोशिश करने लग रहा था, पर अब भी कामयाबी न मिलने पर उसने अपनी किस्मत को अपना लिया। और अपनी खुशकिस्मती से उसकी जिंदगी बिताने के लिए खाना और पानी काफ़ी मौजूद था। सभी शहीद लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद उई ने अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने का फैसला किया, जिसमें सबसे पहले नंबर पर कमांडर जिंग के कमरे में कुछ समय बिताने का सोचा। पर उसे जिंग के कमरे का पासवर्ड ही पता नहीं था। और वही उसकी दूसरी ख्वाहिश थी कि चांद की सतह पर सर्फिंग करना। पहले तो वह बहुत बुरी तरह गिरता पड़ता रहा, पर कई दिनों तक लगातार कोशिश करने के बाद वह सर्फिंग करने में कामयाब हो गया। लेकिन अब भी उसे जिंग के कमरे का पासवर्ड नहीं मिला और अब समय आकर उसने उस दरवाजे को ही उड़ा दिया। जिसके बाद उसने जिंग की एक तस्वीर के साथ डेट पर जाने का फैसला किया, जिस दौरान उसकी गलती से जिंग के चेहरे के ऊपर केचप गिर गया। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने जिंग की तस्वीर को किस कर लिया। पर वो इस बात से अनजान था। उसी वक्त स्पेस स्टेशन की पूरी टीम उसे अपने नए हेडक्वार्टर से देख रही थी और उसकी इस हरकत को देखकर सभी लोगों ने अपना मुंह मोड़ लिया। और वहीं दूसरी तरफ जिंग यह देखकर पूरी तरीके से हैरान थी, बट नेटवर्क बिगड़ने की वजह से उस वक्त वो सिर्फ उई को देख सकती थी। क्योंकि उई किसी खतरनाक मुसीबत में नहीं लग रहा था, इसलिए जिंग ने उई को रिव्यू मिशन कैंसिल करने का फैसला किया। तभी चेयरमैन यंग ने उन्हें बताया सरकार ने अगले 30 दिन में उई की इस नई जिंदगी को दुनिया भर में दिखाने का फैसला किया। असल में एस्ट्रॉयड की धरती से टकराने के बाद जमीन पानी में डूब चुकी थी, जिसके चलते सभी लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। और अब सरकार उई के जरिए लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जगाना चाहती थी कि देखो, ये आदमी अकेला फंसा हुआ है, फिर भी जिंदगी जी रहा है। लेकिन एस्ट्रॉयड जू उई को इस काम के काबिल नहीं मानता था, जिस पर सिंह ने उसे बताया कि वह लोग उई की आवाज़ को डब करके दुनिया के सामने लाने वाले हैं, ताकि अपनी मर्जी से उससे चीज़ें बुलवा सकें। इसके बाद सिंह ने रेडियो के जरिए दुनिया के सामने उई की एक झूठी कहानी रखी, जिसके मुताबिक उसने क्रू जाने के लिए रॉकेट में अपनी सीट छोड़ दी। और साथ ही सिंह ने दुनिया को उई की एक नई जिंदगी के पॉडकास्ट के बारे में बताया। उधर 196 दिन बीत जाने के बाद वो एक दिन अपनी दवाई लेने के लिए
वेयर हाउस में गया और वहीं हेडक्वार्टर में ओए की आवाज़ को डब करने के लिए फ्लूटिस नाम के एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को बुलाया गया, पर उसे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं दी गई। इस बार जब ओए वेयर हाउस में पहुंचा तो ज़रा सोच कर देखो, पूरी दुनिया में तुम सिर्फ अकेले इंसान बच जाओ जो कि एक कंगारू के साथ रहता होगा, तो फिर क्या होगा। हमारी आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में ओई नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि रॉकेट में बैठकर चांद की तरफ जा रहा था, लेकिन इसी दौरान पाई नाम का एक एस्टेरॉइड जो कि बहुत ही बड़ा था वो धरती की तरफ मुड़ जाता है। और यह एस्टेरॉइड कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि ये तो उस एस्टेरॉइड से भी ज्यादा बड़ा था जिसने धरती पर से डायनासोर्स को भी खत्म कर दिया था। इससे बचने के लिए इंसानों ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। चांद पर जिस स्पेस स्टेशन में ओई जा रहा था उस स्पेस स्टेशन को भी इसी चक्कर में बनाया गया था। उसके अंदर कई सारे खतरनाक आधुनिक हथियार रखे गए थे जिसकी मदद से एस्टेरॉइड को तबाह करके उसके मलबे को चांद की ग्रेविटी की मदद से धरती से दूर खींच लिया जाएगा। 8 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार इंसान इस मिशन में कामयाब हो ही गए और अपना काम खत्म करने के बाद ओई अपने सभी साथियों के साथ वापस धरती पर आने के लिए तैयार था। और वापस आने से पहले ओई अपने कमांडर जिंग के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। इसी चीज की तैयारी के लिए उसने अपने कमरे में जाके अपने हेडफोन को लगाया और गाना सुनना स्टार्ट कर दिया। एक लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। उसी वक्त जू नाम का एक कमांडर ने घबराते हुए कमांडर जिंग को एक खबर दी। दरअसल एंड वक्त पर ही उसके हथियार में कुछ गड़बड़ी हो गई थी और अगले आधे घंटे में पाई एस्टेरॉइड का सारा मलबा चांद पर गिरने वाला था। यह खबर मिलते ही कमांडर जिंग ने तुरंत ही स्पेस स्टेशन को खाली करने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद सभी लोग पूरी रफ्तार से अपने अपने रॉकेट की तरफ भागने लग गए। लेकिन वहीं यू अभी भी अपना लव लेटर लिखने में लगा हुआ था और अपने कानों में लगे हेडफोन की वजह से उसको वार्निंग का कोई अलार्म सुनाई नहीं दिया। पर कुछ ही मिनटों बाद उसकी नजर पहले रॉकेट पे पड़ी, जिसको देखते ही वह पूरी रफ्तार से स्टेशन की तरफ भागा और रॉकेट मौजूद थे, जिसे देखकर उनको थोड़ी तसल्ली महसूस हुई। पर तभी अचानक से 5 रॉकेट एक साथ ही उड़ गए, जिसके पास ओई के पास सिर्फ एक आखिरी रॉकेट बचा हुआ था। उसने अपनी टीम के साथ संपर्क करने की कई बार नाकामयाब कोशिश की, लेकिन फिर कोई दूसरा चारा न देखते हुए रोवर को पूरी रफ्तार से भगाया। पर तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आया और उसका रोवर सीधा उस गड्ढे में जाकर गिर गया। जब तक वह उस गड्ढे से बाहर वापस आ पाता तब तक आखिरी रॉकेट भी उड़ गया और अब तक उस जगह पर एस्टेरॉइड का मलबा गिरना शुरू हो गया, जिससे बचने के लिए ओई ने एक दूसरे गड्ढे में छिपने का सोचा। तभी मलबे का कुछ हिस्सा सीधा उस गड्ढे में जाकर गिर गया, जिसके चलते ओई थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। पर जब उससे वापस होश आया तो उसका मानना था कि धरती से उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पर तभी एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड सीधा धरती पर जाकर टकरा गया, जिस वजह से पूरी धरती तबाह हो गई। अगले 6 महीने तक ओई लगातार धरती से संपर्क करने की कोशिश करने लग रहा था, पर अब भी कामयाबी न मिलने पर उसने अपनी किस्मत को अपना लिया और अपनी खुशकिस्मती से उसकी जिंदगी बिताने के लिए खाना और पानी काफी मौजूद था। सभी शहीद लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने का फैसला किया, जिसमें सबसे पहले नंबर पर कमांडर जिंग के कमरे में कुछ समय बिताने का सोचा। पर उसे जिंग के कमरे का पासवर्ड ही पता नहीं था और वहीं उसकी दूसरी ख्वाहिश थी कि चांद की सतह पर सर्फिंग करना। पहले तो वह बहुत बुरी तरह गिरता पड़ता रहा, पर कई दिनों तक लगातार कोशिश करने के बाद वह सर्फिंग करने में कामयाब हो गया। लेकिन अभी उसे जिंग के कमरे का पासवर्ड नहीं मिला और अब समय आकर उसने उस दरवाजे को ही उड़ा दिया, जिसके बाद उसने जिंग की एक तस्वीर के साथ डेट पर जाने का फैसला किया, जिस दौरान उसकी गलती से जिंग के चेहरे के ऊपर केचप गिर गया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसने जिंग की तस्वीर को किस कर लिया। पर वो इस बात से अनजान था। उसी वक्त स्पेस स्टेशन की पूरी टीम उसे अपने नए हेडक्वार्टर से देख रही थी और उसकी इस हरकत को देखकर सभी लोगों ने अपना मुंह मोड़ लिया। और वहीं दूसरी तरफ जिंग देखकर पूरी तरीके से हैरान थी, पर नेटवर्क बिगड़ने की वजह से उस वक्त वो सिर्फ ओई को देख सकती थी, क्योंकि ओई किसी खतरनाक मुसीबत में नहीं लग रहा था। इसलिए जिंग ने ओई को रिव्यू मिशन कैंसिल करने का फैसला किया। तभी चेयरमैन यंग ने उन्हें बताया सरकार ने अगले 30 दिन में ओई की इस नई जिंदगी को दुनिया भर में दिखाने का फैसला किया। असल में एस्टेरॉइड की धरती से टकराने के बाद जमीन पानी में डूब चुकी थी, जिसके चलते सभी लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई और अब सरकार ओई के जरिए लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जगाना चाहती थी कि देखो, ये आदमी अकेला फंसा हुआ है फिर भी जिंदगी जी रहा है। लेकिन एस्टेरॉइड जो ओई को इस काम के काबिल नहीं मानता था, जिस पर जिंग ने उसे बताया कि वह लोग ओई की आवाज को डब करके दुनिया के सामने लाने वाले हैं ताकि अपनी मर्जी से उससे चीजें बुलवा सके। इसके बाद जिंग ने रेडियो के जरिए दुनिया के सामने ओई की एक झूठी कहानी रखी, जिसके मुताबिक उसने क्रू बचाने के लिए रॉकेट में अपनी सीट छोड़ दी और साथ ही जिंग ने दुनिया को ओई की एक नई जिंदगी ओई के पॉडकास्ट के बारे में बताया। उधर 196 दिन बीत जाने के बाद वो एक दिन अपनी दवाई लेने के लिए वेयर हाउस में गया और वहीं हेडक्वार्टर में ओई की आवाज़ को डब करने के लिए फ्लूटिस नाम के एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को बुलाया गया, पर उसे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं दी गई। वेयर हाउस में पहुंचा तो उसकी नज़र एक नई और अनजान चीज़ पर पड़ी, जिसे शुरुआत में ओई ने एक लकड़ी समझा शुरू कर दिया। पर जैसे ही वह उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक हट्टा कट्टा कंगारू था और उसकी तो कैमरा सीधा उस कंगारू के चेहरे पर चला गया और इधर स्ट्रीमिंग शुरू की गई।
वो कैमरा सीधा कंगारू के चेहरे पर चला गया और इधर सभी चीजों से अनजान फ्लोटिंग ने भी कंगारू के होठों के हिसाब से डबिंग करना शुरू कर दिया। करने की कोशिश की पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और कई लोगों ने इस चीज को देख लिया था और इसी चीज के चलते जो अर्जिंग को चेयरमैन के सामने पेश होना पड़ा, जहां उन्होंने बताया कि उंग नाम के कंगारू को बेस स्टेशन पर ही छोड़ आई थी और वहीं दूसरी तरफ असली वॉइस आर्टिस्ट नहीं था बल्कि सोशल मीडिया पर अलग अलग चीजों का वॉइस ओवर करने वाला एक इन्फ्लुएंसर था। और अपनी इस गलती के फैसला किया कि वो लोगों को एक वीडियो डबिंग करने के बजाय उनको एक कहानी सुनाएगा। उधर स्पेस के पास बुलाने के लिए ओई ने एक फीमेल कंगारू का रूप ले लिया और जैसे ही कंगारू उसकी असलियत के बारे में पता लगता है तो उसने ओई को पीटना शुरू कर दिया, जिसको देखकर फ्लूट जोर जोर से हंसने लग गया। इसके बाद जिंग ने सारी गलती की जिम्मेदारी अपने सर ले ली और तभी उसे एक खबर मिली कि स्पेसशिप में कंगारू और ओई के बीच एक फाइटिंग मैच होने वाला था। इसके बाद सभी लोग बड़े ही ध्यान से उस मैच को देखने लग गए। तभी कंग ने अपनी ताकत दिखाते हुए ओई को पेट में तेजी से मारा, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाकर गिर गया। उसकी इस हालत को देखकर जिंग ने उससे बात करने की कोशिश की पर होश आने पर विजन चैनल पर लाइन्स देखी तो वो तो खुशी के मारे रोना ही शुरू कर देता है। किसी को सुन न पाने के बावजूद भी इस बात की खुशी उसे बहुत ज्यादा थी कि धरती पर लोग जिंदा हैं। उन दोनों ने अपने रोवर में बैठकर एक टूटे हुए अपोलो 18 के पास जाने का फैसला किया ताकि वो उसका इस्तेमाल लूनर स्पेस पर पहुंचने के लिए कर सकें, पर वहाँ पर सिर्फ एक रॉकेट मौजूद था जिसकी मदद से वो वापस धरती पर चले जाएंगे। इधर ओई ने अपनी पूरी ताकत लूनर डॉग को खोजने में लगा दी जब वो ओई की मदद कर सकता था। इसके बाद ओई ने अपना पूरा ध्यान स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनाने में लगा दिया, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान थे। और अब जब सिंह ने अपनी फाइल चेक की तो उसे पता चला कि असल में वह एक जो फिलहाल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था अपने 292 दिन ओई ने बिताया अपने टूटे हुए इंजन से। उसके रोवर की एक वेट लिमिट थी जिसके चलते उसे कंगारू को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए था, पर फिर भी वह कंगारू से जबरदस्ती वापस अपने बेस पर ले आया। पर तभी ओई को याद आया कि वह यहाँ पर मौजूद एक हथियार सकते हैं, लेकिन इसमें काफी ज्यादा खतरा था। इसके बावजूद भी कंगारू उसके साथ लेने के लिए तैयार था। उसकी ये बात सुनकर उसकी इस बात को सुनकर बताया कि ये काम हो जरूर सकता है, पर सूरज ढलने से पहले उसे बेस पर लाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि प्रोटोटाइप इंजन 100 पावर से काम करता है। पर चांद का दिन के बराबर था। अगर वो लगातार पूरे दिन ड्राइव करता भी रहे तब तक भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। सबका मानना था कि यह काम नहीं हो सकता है, पर सूरज ढलते ही ओई ने उल्टी रफ्तार ड्राइव करना शुरू कर दिया। दरअसल वह सूरज की रोशनी से बाहर इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि चांद पर सूरज हटते ही इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि वह मारा जा सकता है। और यह देखते ही सिंह समझ गई लगातार सूरज का पीछा करने वाला है ताकि उसके पास पूरे 41 दिन का समय हो जाए। पर 28वें दिन ही कंग और ओई पूरी तरीके से थक चुके थे, इसीलिए उन दोनों ने एक दूसरे को आपस में रस्सी से बांध लिया और कई दिनों तक लगातार ड्राइव करने के बाद वो लोग आखिरकार इंजन तक वहां पहुंचते ही कंग ने लगातार एक बटन को दबाना शुरू कर दिया, पर खुशकिस्मती से वह कोई बटन चेक करने का बटन था। उसके इन्हीं खतरे उसे काट के अंदर में ही बंद कर दिया। इसके बाद वो दोनों वापस अपने बेस के लिए निकल पड़े, पर रास्ते में कंग का कांट अलग हो गया और जब तक वो इस चीज को एहसास हुआ तब तक काफी था। इसलिए ओई को पता था कि अगर वो कंगारू के पास वापस जाएगा उसको लाने के लिए तब तक सूरज की रोशनी उसके हाथ से निकल सकती है। ओई ने एक बार तो कंगारू को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया और उसकी इस हरकत को देखकर सभी लोग काफी हैरान थे। पर कुछ ही मिनट बाद वो पूरी रफ्तार से वापस कंगारू की तरफ बढ़ा और मुड़ गया और फिर थोड़ी देर वापस चलते ही। पर अब तक सभी कम्युनिकेशन बाद सबका मानना था कि वो लोग समय रहते वापस नहीं लौट सकते, इसीलिए जल्द लूनर डॉग को ढूंढने का आदेश दे दिया ताकि उसकी बैटरी की मदद से वो वापस अपने बेस तक पहुंच सके। इधर काफी समय बीतने के बाद बिना सोए लगातार गाड़ी चलाने की वजह से ओई और कंगारू दोनों ही काफी ज्यादा थक चुके थे। पर तभी सूरज ढलने की वजह से सिर्फ 5 घंटे की बैटरी बची थी। पर तभी लूनर डॉग अचानक से एक्टिव हो गया, पर पावर सेविंग मोड होने की वजह से वो उन दोनों को ढूंढ नहीं सकता था। उधर बोस से 55 मिनट की दूरी थी। बैटरी खत्म होने की वजह से कैबिन थक चुका था, कैबिन पूरी तरीके से जम चुका था और अब मजबूरन की वजह पर आना पड़ा। उधर स्टार्ट जू ने लून डॉग हाथ में ले लिया था और उसे ओई तक पहुंचाने का भी फैसला लिया और बैटरी खत्म होने की वजह से लूनर डॉग एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर गया, जिसे देखकर धरती और कंगारू तारों को देखते हुए आपस में बातें कर रहे थे कि तभी एक बार फिर से खो गया। और तभी थोड़ी देर के बाद जब उन्हें देखा कि कंग एक कांच का रिफ्लेक्शन का पीछा करते हुए इधर उधर भाग रहा था, उससे ओई को एक आइडिया आया, एक स्लेज बांध दिया, जिसके बाद उसकी सर्फिंग जाम आई। अब वह दोनों बड़ी तेजी से भागने लगे, पर तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया जिसको पार करने के लिए ओई ने फ्रोजन ट्रैक्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया और इसमें वो कामयाब भी हो गया, जिसको देखने के बाद धरती पर सभी लोग तो काफी ज्यादा खुश थे। अब ओई ने सभी दूसरी तरफ अपनी बहादुरी की वजह से ओई को धरती पर कई सम्मान मिलने लगे, जिसे लेने के लिए चेयरमैन खुद जाया करते थे। तभी सिंह ने चेयरमैन को बताया कि आने वाले 3 दिन में कम्युनिकेशन लाइन्स ठीक होने वाली थी, जिसके बाद वो लोग ओई से संपर्क कर सकते थे। धीरे धीरे चीजें वापस ठीक होने लगी थी, पर कोई यह नहीं जानता था कि पाई एस्ट्रॉइड का एक बहुत बड़ा हिस्सा खतरा बनकर उन सभी का इंतजार कर रहा था। उधर ओई और कंग आपस में खेल रहे थे कि तभी कंग ने गलती से कुछ कर लिया, जिसके बाद ओई को स्क्रीन पर पिछली बार की तरह कुछ सिग्नल्स दिखाई दिए। यह देखकर अब ओई को लग रहा था कि शायद धरती पर कोई जिंदा नहीं बचेगा। पहले भी कंग ने इसी तरह होगी
तभी वो सारे सिग्नल उसको दिखाई दिए थे। यह देखकर वो काफी उदास हो गया और इधर सिंह ने अपनी पूरी ताकत से कम्युनिकेशन लाइंस ठीक करने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद ओई ने कंगारू के लिए एक महिला कंगारू खिलौना तैयार कर दिया और खुद सब कुछ खत्म करने के लिए शिप से बाहर चला गया। अब ओई तो बहुत ही ज्यादा हताश हो गया था, इसलिए सिंह ने पूरी दुनिया को बताया कि असल में ओई क्या महसूस कर रहा है और साथ ही उसने सभी लोगों से मदद मांगते हुए कहा कि अपने फोन की फ्लैश लाइट को चांद की तरफ मोड़ दें। उधर जहाज से धोने वाला था कि तभी उसकी नजर धरती से आ रही सभी रोशनी पर पड़ी। यह देखकर वह अपने देश पर वापस जाकर जब ओई ने कम्युनिकेशन बटन ऑन किया तो आखिरकार उसने अपनी साथियों को सुन पा रहा था।